हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पास ऑल इंडिया स्टेट एजेई पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात करेंगे आज आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं आपका सेकंड यूनिट, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके पास रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शंस की। रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शंस को हमने प्रीवियस पार्ट से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अब तक मेरा वो पार्ट्स कवर नहीं किया है तो पहले आप उस पार्ट को कवर कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज अपने सेकंड पार्ट्स की। सेकंड पार्ट्स का ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है एज पर IS 800 2007 ऑल द बोल्ट्स used in frame design to resist the earthquake load as a fully tensioned हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन बोल्ट। HSFG का मतलब क्या होता है यहाँ पर? हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट एंड फिटेड बोल्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट? यानी कि आपको HSFG की क्या बतानी है? फुल फॉर्म, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि HSFG क्या होता है आपके पास? हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया है? बी हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि सर इसका यूज कहाँ करते हैं हम? इसका यूज हम करते हैं कि जहां पे भी आपके पास अर्थक्वेक लोड या विंड लोड का इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट का जो हम यूज करते हैं, जहां पे क्या हो आपके पास? रिवर्सल ऑफ लोड हो। रिवर्सल ऑफ लोड का मतलब कि वहां पे या तो अर्थक्वेक लोड का इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है, या फिर सर वहां पे कौन सा लोड होगा? विंड लोड होगा। इन दोनों में से क्या होगा? एक ही लोड की पॉसिबिलिटी पहले होगी डियर। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं कि ये तो सर हमारे पास हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होता है, एक आपके पास ऑर्डिनरी बोल्ट भी होते हैं। जो ऑर्डिनरी बोल्ट होते हैं और हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? जो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी ग्रिप बोल्ट से क्या होती है? 50% ज्यादा होती है। तो ये भी आप यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कि इट्स मोर कॉस्टली। ये क्या होते हैं आपके पास? ज्यादा कॉस्टली होते हैं डियर। कितने कॉस्टली होते हैं? 50% मोर देन 50% मोर देन ऑर्डिनरी ग्रिप। ऑर्डिनरी ग्रिप बोल तो यहाँ ऑर्डिनरी बोल्ट बोल देते हैं, ग्रिप नहीं बोलेंगे भाई, हम ऑर्डिनरी बोल्ट बोलेंगे। तो ये भी आपको क्लियर हुआ। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब हम इन बोल्ट का यूज करते हैं तो आपके मेंबर्स में किसी भी तरह का स्लिप कंडीशन नहीं होती है। तो ये भी आप थर्ड पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सर, नो स्लिप कंडीशंस। क्या लिख सकते हैं हम? नो स्लिप। ठीक है, तो क्लियर हुआ। यहाँ तो सिंपल आपसे फुल फॉर्म पूछी थी, यानी कि HSFG का पूरा नाम बताना था आपको। तो H का मतलब हो गया हाई, S का मतलब हो गया स्ट्रेंथ, F का मतलब हो गया फ्रिक्शन और G का मतलब हो गया ग्रिप। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया है सर? बी इज द राइट आंसर हो गया है। अब मूव करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी देखिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द वन रिवेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिवेट टू द सेंटर ऑफ एडजॉइनिंग रिवेट इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो सर उसको बोला जाएगा आपका स्टैगर्ड पिच बोला जाएगा। मैं क्या आपको डायग्राम दिखा के बताता हूं। ठीक है, ये हमारे पास सपोज करो कोई एक प्लेट है। प्लेट यहाँ पर आपके पास क्या लग रहा है? कुछ एक्सियली फोर्स लग रही होगी, बिल्कुल सही। और यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर ऑफ रिवेट्स को क्या कर देता हूं मैं? इंस्टॉल कर देता हूं। एक यहाँ पे हो गया आपके पास, सपोज करो एक यहाँ पे हो गया, दो, एक यहाँ पे सेंटर पे हो गया और एक आपके पास यहाँ पे हो गया। क्लियर है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं इसको, क्या मैं लाइन एक्सिस में इसको डिवाइड कर देता हूं। ये लाइन एक्सिस होगी इसकी, और ये भी सर इसकी लाइन एक्सिस होगी। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ ये सेंटर वाला रिवेट और रिवेट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि रिवेट क्या है आपके पास? एडजेसेंट पे है। अब जब एडजेसेंट पे है तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे सर? स्टैगर्ड बोलेंगे। ठीक है, स्टैगर्ड पिच बोल देंगे आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? स्टैगर्ड। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि दो रिवेट के बीच के डिस्टेंस को, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेंटर रिवेट ये, एक सेंटर रिवेट ये, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे डियर? आपके पास पिच बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? पिच बोल दिया जाएगा। और अगर मैं बात करूंगा इस सेंटर रिवेट, जो ये रिवेट है इसके सेंटर से लेके इसके एज तक, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे सर हम? इसको आप एंड डिस्टेंस बोलोगे या एज डिस्टेंस बोलोगे? तो सर इसको हम एज डिस्टेंस बोलेंगे आपके पास, सॉरी एंड डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा मेरे पास?
एंड डिस्टेंस बोलेंगे एंड पे। और अगर हम बात करते हैं यहीं पे दिखेगा इसके सेंटर से लेकर और यहां तक के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे सर, ये आपका पास एज हो गया है। ये क्या हो गया सर, मेरे पास एज डिस्टेंस हो गया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, आपके पास स्टैगर्ड पिच हो जाएगा। क्लियर है, एंड डिस्टेंस क्लियर हुआ आपके पास, स्टैगर्ड क्लियर हुआ, पिच क्लियर हुआ और एज डिस्टेंस आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिवेट टू द सेंटर ऑफ एडजेसेंट रिवेट इन ए वन रो इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाएगा सर, तो उसको आपके पास पिच बोला जाएगा। ये मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है, तो इसका भी आंसर हो गया है सर आपके पास सी। सर ये मार्जिन क्या है, तो देखिएगा जो हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चंस में, जो आपका एंड डिस्टेंस था इसको हम एज ए मार्जिन भी कह सकते हैं डियर। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला है, द एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड प्लेट पर पिच लेंथ इज 45 किलो न्यूटन एंड 120 किलो न्यूटन। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट दिया गया है और प्लेट की एफिशिएंसी दी है पर पिच। तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल सर। आपके पास यहाँ पे 45 किलो न्यूटन और 120 किलो न्यूटन दिया गया है। तो एफिशिएंसी अगर मैं निकालूंगा तो स्ट्रेंथ कितनी दी गई है सर आपके बोल्ट की, सर वो आपके पास बोल्ट मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, तो आप लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। और जॉइंट है कहां, जहां पे आपने बोल्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। क्लियर है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट लिखो या स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं या पर पिच के हिसाब से बता सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे आप सर आप 100। तो अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मतलब बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी दे दी आपके पास सर, 45 किलो न्यूटन दे दी गई है। और अगर हम बात करते हैं पर पिच लेंथ आपके पास कितना दिया गया है, 145 किलो न्यूटन दे दिया गया है। तो 145 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है, तो आप चाहो तो इसको क्वेश्चंस को सॉरी 145 नहीं है 120 है भाई, कितना है 120 किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन से किलो न्यूटन आपका कैंसिल हुआ, ये आपका 45 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो आपके पास 0.37 आएगा। मल्टीप्लाई बाय इसको 100 कर दीजिएगा तो आपके पास 37 पॉइंट कितना आ जाएगा सर, 37.5% आ जाएगा। तो देखिएगा यहां से मेरे पास जो एफिशिएंसी आ गई 37.5 आ गई है। तो जो भी आपके पास एफिशिएंसी आई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी आई मेरे पास, 37.5% आ गई है। और जो फॉर्मूला है उसको भी आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरह के सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला है, द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ 12 mm डायमीटर बोल्ट ग्रेड 4.6 लैप जॉइंट इज किलो न्यूटन। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा शेयर स्ट्रेंथ को मैं किससे, देखिएगा दो तरह की शेयर स्ट्रेंथ निकल के आती है, एक नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ होता है, दूसरा आपके पास डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ होता है। तो देखिएगा वी मतलब हो गया आपके पास शेयर, तो मैं पूरा लिख देता हूं, वी को मैंने किससे इंडिकेट किया सर, यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ से। तो आप यहां पे लिख सकते हैं शेयर स्ट्रेंथ। और शेयर स्ट्रेंथ भी आपको किसकी निकाल रहे हैं यहाँ पर सर, अपने लैप जॉइंट मतलब बोल्ट की बात की जा रही है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की बात की जा रही है। क्लियर है, तो देखिएगा यहाँ पे दो तरह की स्ट्रेंथ हमारे पास निकल के आती है सर। कौन कौन सी स्ट्रेंथ निकल के आती है, एक नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ होती है, दूसरी हमारे पास डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सर मेरे पास नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ आएगा निकल के, ठीक है, और दूसरा सर मेरे पास डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ आएगा, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ आएगा। ठीक है, अब जब बात करेंगे हम इन दोनों की तो दोनों को दिखेगा, पहले आप इनको कैप्चर कर लीजिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं जब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब हम नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाएगा, शेयर तो हो गया आपके पास वी और नॉमिनल के लिए आप एन लगाओगे और आप मतलब शेयर स्ट्रेंथ है तो वी एन एस, क्या लगा देंगे आप सर, वी एन एस।
नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ हो गया। और अगर हम कौन सी स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं सर आपके पास, हम निकाल रहे हैं डिजाइन के लिए, तो डिजाइन के लिए वी एन डी कर देंगे। अब देखिएगा नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ किसकी निकाल रहे हैं, बोल्ट की, तो बी लगा दीजिएगा। डिजाइन स्ट्रेंथ किसकी निकाल रहे हैं सर, बोल्ट की निकाल रहे हैं। तो हम ये फॉर्मूलेज यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिएगा जब नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ हो या डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया था रिलेशन डायरेक्ट, आपको अगर कोई भी फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो आप निकाल सकते हैं बोल्ट। तो बोल्ट का क्या आएगा, शेंक एरिया आएगा ए एन बी इनटू अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसकी आएगी सर आपके पास, बोल्ट की आएगी। क्लियर है, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। अब देखिएगा यहाँ पर एक फैक्टर है जिससे इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 1/√3 से क्या कर दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई। बट जब हमें क्या बनाना है, डिजाइन बनाना है, तो डिजाइन के लिए क्या होगा कि जो भी मेरे पास नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आया है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है उसको पार्शियली सेफ्टी फैक्टर से। तो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर से, और यहाँ पे पार्शियली सेफ्टी फैक्टर कितना 1.10 लिया जाएगा। क्लियर है, तो दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए आपके पास, यस सर। तो देखते हैं यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास डायामीटर ऑफ बोल्ट दे दिया गया है। क्लियर है, तो देखिएगा डाया ऑफ बोल्ट हमारे पास दे दिया गया है, कितना दे दिया गया सर आपके पास, 12 mm। ठीक है, तो जब बोल्ट की कंडीशन है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे होल डाया निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, होल डाया। तो होल डाया के लिए हम लिखेंगे कि एज पर IS 800 2007 के मुताबिक देखेंगे हम। क्लियर है, तो इफ हमारे पास क्या है कि डाया ऑफ बोल्ट, अगर आपके पास क्या हो, डाया ऑफ बोल्ट 16 से, या सिर्फ लिखते हैं 12 से 14 mm के बीच में हो, तो यहाँ पे हम कितनी क्लियरेंस देंगे, तो सर यहाँ पे आपके पास क्लियरेंस देंगे +1 mm की। क्लियर है, और अगर सर मेरे पास डाया ऑफ बोल्ट क्या हो सर, 16 से 24 mm के बीच में हो, तो कितनी क्लियरेंस देंगे सर, +2 mm की क्लियरेंस देंगे। और अगर सर मेरे पास डाया ऑफ बोल्ट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 24 mm हो, मीटर नहीं भाई mm है, ठीक है, mm हो, तो आपको कितना प्रोवाइड करना है सर, वहां पे +3 mm की क्लियरेंस प्रोवाइड करनी है, यानी कि गैप इतनी, ये क्या है हमारे पास, क्लियरेंस। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल जी। तो आपके पास कितना दिया गया है, 12 mm दिया गया है, तो इस कंडीशन में डी नॉट आपके पास कितना हो जाएगा सर, डी नॉट हो जाएगा हमारे पास 12 + 1, 12 और 14 के बीच में तो एक का क्लियरेंस देंगे, तो यहाँ पे 13 mm आ जाएगा। क्लियर है, तो क्यों ना हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। शेंक एरिया ऑफ बोल्ट यहाँ पे नया है, तो यहाँ से आप ASB शेंक एरिया ऑफ बोल्ट, ANB की जगह आप ASB भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा आपके पास, 0.78 मल्टीप्लाई बाय π/4 इंटू डी नॉट का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.78 इंटू π/4 0.7854 मल्टीप्लाई बाय डी नॉट कितना है सर हमारे पास, तो डी नॉट है 13, तो 13 का स्क्वायर कीजिएगा। तो जरा कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। तो इसको जब हमने किया 0.78 मल्टीप्लाई बाय 0.7854 इंटू 13, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपके 103 पॉइंट, यानी कि 103.53 mm² आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया है, तो यही आप इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो जब हमने इसको पुट करेंगे, देखते हैं कि 103.53 इंटू अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालनी है, तो इसके लिए आपको बोल्ट का ग्रेड दिया है 4.6, तो ये फर्स्ट वाला 4 आपको किससे मल्टीप्लाई करना है सर, मैंने आपको शॉर्टकट बताया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितनी आ जाएगी सर, 4 × 100, तो ये कितनी हो जाएगी सर, 400 मेगापास्कल हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं 6 की बात करता हूं, तो इस 0.6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आई, तो 0.6 × 400, तो यहां से कितना आ गया सर, ये 240 मेगापास्कल। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी स्ट्रेंथ ली गई है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ली गई है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितनी आई सर आपके पास, 400 आई है। डिवाइड बाय क्या करना, आपको √3 करना है। ठीक है, √3, तो सॉल्व कीजिएगा जरा। यहाँ पे अगर मैं √3 की वैल्यू देखता हूं पहले, तो √3 कितना आता है आपके पास सर, 1.732, तो 103
0.53 मल्टीप्लाई बाय 400, सही है। ये आप यहाँ तक कर दिया है तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा आपके पास 239 समथिंग आया। ये न्यूटन में आया होगा, किस में आई वैल्यू आपके पास, न्यूटन में आई है। डिवाइड बाय 1000 कीजिएगा, तो डिवाइड बाय जब हम 1000 किए तो 23.90 किलो न्यूटन आ गया आपके पास। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास VNSB कितना आ गया सर, यहाँ से 23.90 किलो न्यूटन आ गया है। क्लियर है। तो देखिएगा 23 है कहीं ऑप्शन में, नहीं है। तो हालांकि उसने कौन से शेयर स्ट्रेंथ की बात की गई है सर, नॉमिनल की तो नहीं की है, उसने की है सर आपके पास डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ। जो भी आपके पास आया यहाँ पे नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ कितना आया सर, मेरे पास 23.90 आया है। डिवाइड बाय कर दो सर इससे, किससे, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर यानी कि 1.10। तो देखते हैं डिवाइड किया इसको 1.10 से, तो यहाँ से कितना आया 21.73 समथिंग आया होगा। कितना आया होगा सर, 21.73 किलो न्यूटन। यानी कि उसने कौन से शेयर स्ट्रेंथ की बात की है सर, यहाँ पर डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ की बात की है। तो अगर मैं डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ देखता हूं तो कितना आ रहा आंसर सर आपका, अप्रोक्स डी के आसपास आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंने क्वेश्चंस इसीलिए भी आपको बताया है क्योंकि यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जब भी कैलकुलेट करेंगे तो एक आपके पास नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ आएगा जो विदाउट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होगा, और दूसरा आपके पास डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ होगा जो विद पार्शियली सेफ्टी फैक्टर होगा। और जब आपका बोल्ट का शेंक एरिया कैलकुलेट करते हैं तो 0.78 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी नॉट का स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप एप्लीकेबल करते हैं। और कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि शेंक एरिया ऑफ बोल्ट निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये निकाल दिया है। अब सर ये 0.78 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारा बोल्ट होता है वो क्या कैसा होता है सर, आपका थ्रेडेड पोर्शंस वाला होता है। ठीक है, ऊपर से पूरा बिल्कुल प्लेन होता है, बट जैसे जैसे नीचे आता है उसका बॉटम पोर्शन वो कैसा होता है, थ्रेडेड वाला होता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट भी मैंने आपको थ्योरी लेक्चर्स में बताया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ होल। साइज ऑफ होल का मतलब क्या है आपके पास, यहाँ पर सर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है डी नॉट। किसकी बात की जा रही है, डी नॉट की बात की जा रही है। व्हेन जब हमारे पास क्या हो, डाया ऑफ बोल्ट यानी कि नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट आपके पास दिया है, और डाया ऑफ बोल्ट आपके पास कितना दिया है सर, 18 mm दिया गया है। तो ये तो भाई हम क्वेश्चंस बहुत बारी रिपीट कर चुके हैं, ये निकालना है। तो अगर हमारे पास इफ डाया ऑफ बोल्ट क्या हो सर आपके पास 16 से 24 mm के बीच में हो, कुछ यही हमने बताया था, 16 से 24 mm के बीच में हो, तो उस कंडीशंस में हम कितनी क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं सर, हम 2 mm की क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा 16 से 24 के बीच में है तो सर हम कितनी क्लियरेंस देते हैं, +2 mm की क्लियरेंस देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितना दिया गया है सर, 18 दिया गया है, यानी कि 16 और 24 के बीच में है। तो इस कंडीशन में मेरे पास डी नॉट क्या हो जाएगा, DB प्लस आपके पास 2 mm हो जाएगा। तो डाया बोल्ट कितना दिया गया सर हमारे पास, 18 + 2, तो यहाँ पे डी नॉट मेरे पास कितना आ जाएगा सर, 20 mm आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा आंसर भी सही हो गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर 20 mm। तो 6 क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 20 mm आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी। देखिएगा भाई, सबसे पहले हमने किसका यूज किया था, रिविट का यूज किया था, बट रिविट की कुछ जब ड्रॉबैक्स रही होगी तो तभी हमने बोल्ट का यूज किया होगा। तो बोल्ट का यूज हम क्या करते हैं, बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर जहां पे आपका क्या आ रहा है, बॉडीज के ऊपर आपके स्ट्रक्चर्स के ऊपर वाइब्रेशन का इफेक्ट ज्यादा कंसीडर किया गया, तो वहां पे हम किसका यूज करते थे सर, आपका बोल्ट का यूज करते थे। तो आप लिख सकते हैं बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशंस। फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, बोल्ट इज subjected to vibration। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ है। और मोस्ट सुटेबल फॉर कैरी एक्सियली टेंशन, तो ये भी पॉइंट है आपका कि मोस्ट सुटेबल टू कैरी एक्सियल फोर्स।
ठीक है, सबसे ज्यादा किसको कैरी करता है सर, आपके ये एक्सियल फोर्स को कैरी करता है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स है जो आपके इंपॉर्टेंट है कि बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशंस, और सेकंड हो गया है मोस्ट सुटेबल टू कैरी एक्सियल फोर्स। तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर, एक्सियली टेंशन। एक्सियली फोर्स का जो नेचर होता है वो आपके पास एज ए टेंशन इन नेचर का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्सियली फोर्स का नेचर कैसा होता है सर हमारे पास, टेंशन इन नेचर्स का, टेंशन। क्लियर है, तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो गया है सर सी, क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल फास्टनर। इंडिविजुअल फास्टनर का मतलब है कि दो बोल्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं सर, दो बोल्ट के बीच के डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, ठीक है, ये हो गया है, ठीक है, पहले ही हम बता चुके इसको। और यहाँ पर आप अगर जानना चाहो तो जो अगर मैं मिनिमम पिच की बात करता था तो मिनिमम पिच कितना था सर आपके पास, 2.5 टाइम्स था डाया नॉमिनल डाया ऑफ रिविट। ठीक है, ये पहला पॉइंट देखा था। और सेकंड मैक्सिमम पिच का जब हमने क्राइटेरिया देखा था, पी मैक्स, पी मैक्स, तो पी मैक्स कितना था सर हमारे पास यहाँ पर, ये था सर मिनिमम, मिनिमम किसका था सर आपके पास 16T, और हमारे पास 200 mm। ये किसके लिए था सर आपके पास, टेंशन मेंबर के लिए था, टेंशन मेंबर के लिए। और अगर हम बात करते हैं थर्ड, तो थर्ड में अगर जब हमने मैक्सिमम पिच फाइंड आउट किया था तो ये कितना था सर आपके पास, मिनिमम था, कितना था सर 12T, और हमारे पास 200 mm। ठीक है, 200 आपके पास क्या है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। क्लियर है, तो ये किसके लिए था सर हमारे पास, कंप्रेशन के लिए। तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूलेज मैं आपको बता रहा हूं, इनको इसीलिए बार बार बताया जा रहा हूं ताकि आप कभी भी क्वेश्चंस में किसी भी तरह की गलती ना करें। क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट जल्दबाजी में क्वेश्चंस को गलत करता है। अगर आपसे मिनिमम पूछा तो मिनिमम क्लियर होना चाहिए, मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, वो चाहे टेंशन का हो या कंप्रेशन का हो। मैंने आपको ये भी बताया कि जब एक ही लाइन में दो नंबर ऑफ बोल्ट्स क्या हो, आपके स्टैगर्ड हो, तो उस कंडीशन में भी, ठीक है, तो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बेयरिंग, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयर इज नोन एज, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लीस्ट वैल्यू। तो उसको हम बोलेंगे सर आपके पास रिविट वैल्यू या बोल्ट वैल्यू। इफ अगर आपने क्या किया है, रिविट यूज किया है, रिविट यूज किया गया है, तो आप उस कंडीशंस में, और जब हमारे पास क्या बोला गया है, आपको रिविट उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करना है, लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसकी लीस्ट वैल्यू। तो रिविट की जब हम लीस्ट वैल्यू बताएंगे, लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगा सर आपके पास, सर वो मिनिमम होगा। क्या होगा सर आपके पास, मिनिमम होगा, किसका सर आपके पास, शेयरिंग का, और सर आपके पास बेरिंग का होगा। बट अगर हम ये, तो आपके पास इस वैल्यू को क्या नाम देंगे हम, इज नॉन एज रिविट वैल्यू, रिविट वैल्यू नाम देंगे। ठीक है, ये तो रिविट वैल्यू के केस में मैंने आपको डिस्कस करवाया है। बट अगर हम बात करते हैं सर इन केस ऑफ बोल्ट, अगर जब आपने क्या किया है, बोल्ट यूज किया है, इन केस ऑफ बोल्ट, और जब इस केस में हमें क्या देखनी है, लीस्ट वैल्यू देखनी है, लीस्ट वैल्यू देखनी है। तो क्या होगा आपके पास, अगेन वो भी हमारे पास सर मिनिमम होगा, मिनिमम होगा सर किसका, सर आपका शेयरिंग का और आपका बेरिंग का। तो इज नॉन एज, तो उसको क्या बोला जाएगा आपके पास, इज नॉन एज, तो उसको बोला जाएगा आपके पास, भाई जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं, रिविट से कनेक्ट कर रहे हैं तो रिविट वैल्यू, बोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा सर बोल्ट वैल्यू। तो आपको दोनों ही केस क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप कभी गलती ना करें। स्टूडेंट क्या करता है, गलतियां करते हैं भाई। क्लियर है, तो आपके पास यहाँ पर शेयरिंग भी क्लियर हुआ है और आपके पास यहाँ पर बेरिंग भी क्लियर हो गया है। क्लियर है, तो मिनिमम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि नंबर ऑफ रिविट रिक्वायर्ड इन ए जॉइंट इज गिवन बाय, आपको नंबर ऑफ रिविट निकालना है। तो इसी स्टेटमेंट में नंबर ऑफ रिविट निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ रिविट देखिएगा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ रिविट यहाँ पे निकाल देते हैं भाई। तो नंबर ऑफ रिविट क्या हो जाएगा, तो या तो हम टोटल लोड ले लो, आप टोटल लोड ले लो, या फिर क्या बोल सकते हैं, टोटल फोर्स बोल सकते हैं, टोटल लोड या टोटल फोर्स
डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, रिविट वैल्यू कर देंगे। रिविट वैल्यू बोले तो आरवी, डिवाइडेड बाय रिविट वैल्यू आरवी। और आरवी आप सभी को पता है सर, आरवी क्या होता है, आरवी आपके पास मिनिमम होता है किसका सर, शेयरिंग और बेरिंग का। तो ये आपके पास रिविट वैल्यू है, क्लियर है। बट जब हम बात करते हैं सर इस कंडीशन में, यानी कि आपको जब बोल्ट के कंडीशन में निकालना है, नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है, नंबर ऑफ बोल्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स बोलो या टोटल लोड डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू, बोल्ट बीवी, बीवी हो गया आपके पास बोल्ट वैल्यू, आरवी हो गया आपके पास रिविट वैल्यू। तो देखिएगा यहाँ पे रिविट में पूछा है फोर्स बाय रिविट वैल्यू, बिल्कुल सही। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, फोर्स बाय रिविट वैल्यू हो जाएगा, क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ बोल्ट टू द नियरेस्ट एज इज नोन एज, नियरेस्ट एज। तो मैंने आपको अभी डायग्राम बनाया था कि सपोज करो आपके पास ये कोई प्लेट है और ये प्लेट आपकी किससे अफेक्टेड है, आपके पास कुछ नंबर ऑफ होल से अफेक्टेड है। जैसे यहाँ पर एक होल, 2 होल, और ये आपके पास 3 होल, 1 होल, 2 होल और 3 होल, ठीक है। इसके आपको बैक में भी दिखाई दे रहे होंगे, यही पीछे भी 2 होल, ये आपके पास 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 1 2 एंड 3, क्लियर है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका सेंटर मार्क कर दीजिएगा, इस सेंटर को और इस सेंटर, इन दोनों के बीच के रिविट के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था सर, इसको हमने पिच बोला था। क्या बोला था, पिच, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बट जब हम एज की बात करते हैं तो एज क्या होगा और एंड क्या होगा, देखिएगा ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपका एज कहलाता है। तो देखिएगा आपके सेंटर रिविट से लेकर आपके एज तक के डिस्टेंस को हम इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोला जाता है सर आपका एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, ठीक है। और अगर मैं एंड डिस्टेंस की बात करता हूं तो इस रिविट के सेंटर से लेकर आपके एंड तक, किनारे तक, ठीक है। यहां पर इसको क्या बोलेंगे सर, हम एंड डिस्टेंस बोलेंगे, एंड डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो आपका पिच हो गया और आपके पास सर ये एंड डिस्टेंस हो गया, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, जबकि हम बात करते हैं एज वो आपके पास परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में है, क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया सर आपके पास, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ बोल्ट होल टू द नियरेस्ट एज, तो इसको बोला जाएगा सर, नियरेस्ट एज होगा तो उसको बोला जाएगा एज डिस्टेंस, क्या बोला जाएगा सर, उसको एज डिस्टेंस बोला जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि मिनिमम एज डिस्टेंस इन बोल्ट कनेक्शन स्पेसिफाइड बाय कोड IS 800 2007 शुड बी मेंटेन टू अवॉइड। मिनिमम एज डिस्टेंस को हम क्यों स्पेसिफाइड करते हैं, ताकि आपका टेयरिंग में फेल ना हो। तो यहाँ पे बोला है रप्चर ऑफ प्लेट, शेयरिंग ऑफ प्लेट, बेरिंग ऑफ प्लेट या टेयरिंग ऑफ प्लेट, सर टेयरिंग ऑफ प्लेट, ताकि आपका क्या ना हो, टेयरिंग ऑफ प्लेट ना हो। अब जब टेयरिंग ऑफ प्लेट कब होगा, टेयरिंग ऑफ प्लेट आपका तभी होगा जब बोल्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी आपके प्लेट की स्ट्रेंथ से। तो ये भी आप लिख सकते हैं, टेयरिंग ऑफ प्लेट अकर्स, मैं लिख सकता हूं टेयरिंग ऑफ प्लेट अकर्स व्हेन, जब क्या हो आपके पास सर, जब हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या हो सर, जब स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट is more than, strength of bolt is more than strength of plate, strength of plate, या आप ये भी बोल सकते हैं कि बोल्ट इज स्ट्रॉन्गर देन प्लेट, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, क्लियर है। अगर हमें इसको अवॉइड करना है, क्या करना है, टेयरिंग ऑफ प्लेट को अवॉइड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड टू मेंटेन द, टू मेंटेन द, क्या मेंटेन करना पड़ेगा, एज डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, एज डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर हम एज डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करेगा तो टेयरिंग ऑफ प्लेट होगा, यानी कि आपकी प्लेट टेंशन में फेल हो जाएगी,
क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूं इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो गया है डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेयरिंग ऑफ प्लेट कब अकर्स होगा, जब बोल्ट आपका ज्यादा स्ट्रांग होगा आपकी प्लेट से। इसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एज डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और एज डिस्टेंस आप सभी जानते हैं कि IS 800 2007 ने अलग अलग दिया, 1.5 डी नॉट और 1.7 डी नॉट, ठीक है। इसको मेंटेन, तो ये कितना मेंटेन होना चाहिए आपके पास, ये मेंटेन होना चाहिए सर 1.5 डी नॉट और 1.7 डी नॉट, इतना मेंटेन होना चाहिए। ये कब, जब आपका सर कैसा हो, मशीन कट हो, मशीन कट हो। 1.7 डी नॉट कब, जब आपका सर क्या हो, हैंड कट हो, हैंड कट, यानी कि सरफेस कैसा होगा सर आपका, स्मूथ होगा। क्लियर है, तो ये फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग। बहुत बार ये क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुका हूं मैं, तो यहाँ पे पार्शियली सेफ्टी फैक्टर रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग को M नॉट देता हूं, और बकलिंग को मैं MB नाम देता हूं, अल्टीमेट स्ट्रेस को मैं MU नाम देता हूं, अल्टीमेट स्ट्रेस को। तो मैं बता भी देता हूं, ये किसके लिए सर, हमारा यील्डिंग के लिए, और दूसरा किसके लिए सर, बकलिंग के लिए, ठीक है। और थर्ड देखते हैं हम, अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए, अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए। क्लियर है, तो देखिएगा यहां पर ये हो जाएगा सर 1.10, 1.10 और 1.25। क्लियर है, तो देखिएगा उसने यील्डिंग के लिए पूछा, तो यील्डिंग के लिए कितना आ गया सर आपका 1.10। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सर वो आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट यूज्ड इन स्टील स्टैक इज लिमिटेड। देखिएगा मैंने आपको यहाँ पर पी मिनिमम बताया है अभी, इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। पी मिनिमम, टी मिनिमम कितना, 2.5 नॉमिनल डाया, ठीक है, 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। उसी तरह से मैंने अभी आपको पी मैक्स के कुछ फॉर्मूलाज बताए अलग अलग के, तो ये होता है सर मिनिमम किसका, सर यहाँ पे हमने देखा था 16T और 200 mm। सर ये कब, जब आपका मेंबर कैसा हो, टेंशन मेंबर हो। और उसी तरह से हमने पी मैक्स देखा था किसके लिए सर, कंप्रेशन मेंबर के लिए। सर ये कितना, मिनिमम कितना, 16 की टी की जगह 12T और 200 किसके लिए सर, कंप्रेशन मेंबर के लिए। क्लियर है, और जब हमने आज बात किया है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट यूज्ड इन स्टैक, तो पी मैक्स, तो यहां पे भी अब मैं इसको बता सकता हूं, पी मैक्स नहीं दिखाई दे रहा है, पी मैक्स, तो आपके पास कितना आ गया सर यहाँ पर 16T। 16T होगा, 6T होगा, 10T होगा, या आपके पास कितना होगा सर 10T होगा। T क्या हमारे पास, थिकनेस ऑफ दी थिनर मेंबर है। तो ये जो मैंने आपको चारों फॉर्मूलेस बता दिया है, ये आपको एक बार फिर से इनको अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि आप सही कर देंगे। मिनिमम पिच का क्राइटेरिया आपको क्लियर हुआ 2.5, मैक्सिमम पिच हमें क्लियर हुई सर टेंशन मेंबर के लिए, बिल्कुल सर। मैक्सिमम पिच हमें क्लियर हुई कंप्रेशन मेंबर के लिए, और मैक्सिमम पिच हुई हमें किसके लिए सर, स्टैक के लिए। किसके लिए, आपके स्टील स्टैक के लिए। तो ये भी आप लिख सकते हैं सर किसके लिए सर, स्टील स्टैक के लिए यहां पर। क्लियर है, देखिएगा आपको किस तरह से क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे साथ साथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ जॉइंट यूज्ड व्हेन ए मेंबर इज सब्जेक्टेड बोथ टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन, जिसमें टेंशन भी आ रहा हो और कंप्रेशन भी आ रहा हो। अगर मैं लैप जॉइंट की बात करता हूं, तो लैप जॉइंट्स में क्या होता है, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट्स को आप ओवरलैप करते हैं। देखिए एक प्लेट ये होगी मेरे पास, ठीक है, और दूसरी प्लेट मेरे पास ये होगी। अब इन दोनों को आपस में मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है। जब मैं कनेक्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, आपको रिविट से भी कनेक्ट कर सकता हूं और बोल्ट से भी कनेक्ट करता हूं। तो इस तरह के अगर मैं जॉइंट्स की यहाँ पे बात करता हूं, तो यहाँ पे हमने कौन सा जॉइंट दिया है डियर, तो यहाँ पे जो ज्वाइंट हो जाएगा मेरे पास वो लैप ज्वाइंट हो जाएगा। कौन सा ज्वाइंट हो जाएगा, लैप ज्वाइंट हो जाएगा। बट जब दो प्लेट्स को मैं आपस में एंड टू एंड कनेक्ट करता हूं, जैसे मेरे पास एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट ये हो गई, ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइएगा। एक प्लेट मेरे पास ये हो गई है और एक प्लेट मेरे पास ये हो गई है,
ठीक है, तो इस तरह के जॉइंट्स को हम क्या नाम देंगे सर? बट जॉइंट नाम देंगे। तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा? बट जॉइंट हो जाएगा। अब बट जॉइंट्स के लिए मैंने क्या किया है, इसको एक कवर प्लेट यहाँ दे दी इसके टॉप में और एक कवर प्लेट इसके बॉटम में दे दी, और इसको सर हमने किससे कनेक्ट कर दिया है? नंबर ऑफ रिविट या बोल्ट से कनेक्ट कर दिया है डियर। ठीक है, तो अभी तक आपने यही डिस्कस किया होगा। अब देखिएगा, जब हम बात करते हैं सिंगल लैप जॉइंट्स की या डबल लैप जॉइंट्स की या सिंगल बट जॉइंट की या डबल बट जॉइंट्स की, तो उस कंडीशंस में क्या होता है सर हमारे पास? उस कंडीशन में हम एक बार में एक ही फोर्स क्या कर सकती है आपकी? मूव कर सकती है। अगर यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा तो टेंशन ही, बट यहाँ पे भी अगर बट जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, कंप्रेशन लग रहा होगा तो आपका कंप्रेशन ही लग रहा होगा। क्लियर है? बट एक चीज ध्यान रखना है, एक ऐसा जॉइंट भी है जो आपके दोनों ही फोर्सेस को कैरी कर सकता है, वो है हमारे पास टेबल जॉइंट्स। और जो टेबल जॉइंट्स हो सकता है वो आपके टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों ही तरह के फोर्सेस को क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम इसीलिए बताए जा रहे हैं कि आपको क्लियर हो कि सर यहाँ पे कौन सा जॉइंट्स प्रोवाइड किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि टू फोर्सेस 30 किलो न्यूटन एंड 40 किलो न्यूटन। तो देखिएगा, दो फोर्सेस F1 दे दिया मेरे पास 30 किलो न्यूटन दे दिया गया है, और F2 मेरे पास सर 40 किलो न्यूटन दे दिया गया है। एक्ट इन ए बोल्ट एंड द एंगल बिटवीन फोर्सेस, और थीटा दे दिया गया है सर आपके पास 45 डिग्री दे दिया गया है। आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट। जब दो फोर्सेस का रिजल्टेंट आप फाइंड आउट करते हैं तो आप 9th क्लास से करते आ रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? कुछ इसी तरह से है। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिएगा F1 कितना है सर हमारे पास? 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2, 30 इंटू 40 इंटू कॉस 45। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका, देखिएगा सॉल्व भी कर सकते हैं, अभी कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं cos 45 देखता हूँ। cos 45, तो cos 45 कितना आया आपके पास? 0.70 इंटू 40 इंटू 30 इंटू 2। आगे आपके पास अगेन मल्टीप्लाई किया अपने पास, 40 का स्क्वायर 1600 हो गया आपके पास, 1600 सॉरी प्लस 1600 प्लस 900 रूट किया आपने इसका, तो ये कितना आया? 64.78 आ गया भाई, 64.78 किलो न्यूटन। तो यहां से मेरा रिजल्टेंट फाइंड आउट होकर आ गया है। आपसे रिजल्टेंट ही पूछा था, तो रिजल्टेंट कितना आ गया सर मेरे पास? 64.78 किलो न्यूटन आ गया है। क्लियर है? क्वेश्चन उड़ा दिया है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि साइज ऑफ रिविट इज एक्सप्रेस बाय, जो साइज ऑफ रिविट को एक्सप्रेस किया जाता है वो आपके पास डाया ऑफ रिविट से एक्सप्रेस किया जाता है। किससे सर? आपके पास डाया ऑफ रिविट से एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि इफ अगर मेरे पास नॉमिनल डाया क्या हो सर? लेस देन इक्वल टू 25 mm हो, तो उस कंडीशंस में मेरा क्लियरेंस कितना रहेगा ये आपको बताना है। तो आपका जो क्लियरेंस रहेगा +1 mm का रहेगा। और अगर हम बात करते हैं ग्रेटर देन 25 mm हो, तो उस कंडीशन में क्लियरेंस मेरा सर, देखिएगा आप बोल्ट नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं रिविट, और रिविट के केस में होगा सर +1.5 mm और आपके पास 2.0 mm। तो इस कंडीशन से मेरा ग्रॉस डाया जो होगा डी नॉट, वो क्या हो जाएगा? नॉमिनल डाया डी प्लस आपके पास क्लियरेंस। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? अपना ग्रॉस डाया भी निकाल सकते हैं। और ये चीज भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा कि आपने ये बताया सर इफ नॉमिनल डाया आपका लेस देन इक्वल टू 25 mm हो, तो क्लियरेंस आपको कितनी देनी है सर? आपके पास 1.5 mm देनी है। और अगर सर 25 से बड़ा हो तो उस कंडीशंस में आपको 2.0 mm की क्लियरेंस प्रोवाइड करनी है। तो आपका जो राइट आंसर होगा टाइप ऑफ हेड, लेंथ ऑफ शैंक, नहीं सर डायमीटर ऑफ दी शैंक होगा। क्लियर है? या आप डायमीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द रिविट्स आर जनरली मेड ऑफ। अब देखिएगा जो रिविट्स होते हैं किसके बने होते हैं? जो रिविट होते हैं वो मोस्टली आपके स्टील और रोट आयरन के बने होते हैं। तो देखिएगा रिविट्स जो बने होते हैं आपके पास इस मेड ऑफ
मेड ऑफ स्टील एंड रॉट आयरन के बने होते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं किस किस के बने होते हैं सर, स्टील एंड रॉट आयरन, रॉट आयरन। अब देखिएगा रोट आयरन का भी मैं आपको सवाल करा चुका हूं। रोट आयरन को ही हम क्या बोलते हैं सर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है सर आपके पास, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोला जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोला जाता है। क्लियर है। जिसमें अगर हम बात करते हैं आपके कार्बन कंटेंट की, तो कार्बन कंटेंट यहाँ पे कितना होता है ये आपको रखना है। कार्बन कंटेंट लेस देन 0.1% कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, कार्बन कंटेंट होता है। क्लियर है। तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ रिविट किसका मिलकर बना होता है सर, आपके पास स्टील और रोट आयरन का बना होता है। रोट आयरन को हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोलते हैं, जिसमें लेस देन 0.1% ऑफ आपका कार्बन कंटेंट पाया जाता है। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ कोल्ड रिवेट मेजर्ड बिफोर द ड्राइविंग इज रेफर्ड एज, कि जो भी डायमीटर आप कोल्ड ड्रिवन रिवेट में मेजर करते हैं बिफोर द ड्राइविंग इज रेफर्ड एज, वो किसको रेफर करता है, नॉमिनल डाया को रेफर करता है या आपके सर ग्रॉस डाया को रेफर करता है। तो किसको करता है, या सी, तो रेफर करता है हमारे पास नॉमिनल डाया को। तो अभी मैंने आपको बताया था नॉमिनल डाया के बारे में। यहाँ पे नॉमिनल डाया आ गया आपके पास, और यहाँ पे मैंने क्लियरेंस बता दिया आपके पास। ठीक है, नॉमिनल डाया आपके पास लेस देन इक्वल टू अगर 25 mm हो, तो वहां पे हम कितनी क्लियरेंस देंगे सर, प्लस 1.5 mm की देते हैं। और अगर सर मोर देन 25 mm हो, तो वहां पे हम कितनी क्लियरेंस देंगे सर, प्लस 2.0 mm क्लियरेंस देंगे। अगर हम बात करते हैं किसके कॉरस्पॉन्डिंग बात की जा रही है सर, ये आपके पास IS 800 2007 के रिगार्डिंग बात की जा रही है। तो इसी को आपका क्या कर लीजिएगा, एक कैप्चर कर लीजिएगा। ठीक है, ये नॉमिनल डाया हो गया आपके पास, और ये मेरे पास क्लियरेंस हो गई है। जब मैं इसको बार बार लिख रहा हूं तो आप भी रिवाइज बिल्कुल इसी वे में कीजिएगा, ताकि आपकी कोई गलती ना हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है कि डायामीटर ऑफ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायामीटर ऑफ रिवेट। बिल्कुल, कि जो आपके पास डी नॉट होता है, ठीक है, जो डी नॉट होता है वो लार्जर होता है आपके पास डाया ऑफ होल से, डाया ऑफ रिवेट से। अगर मैं डी नॉट की बात करता हूं तो डी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रॉस डाया रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर आपके पास, ये ग्रॉस डाया। और अगर मैं बात करता हूं इस वाले डी की, तो ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है सर आपके पास, ये नॉमिनल डाया। कौन सा सर, नॉमिनल डाया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने ये भी आपको ये कंसेप्ट बताया भी है कि ग्रॉस डाया हमेशा क्या होता है आपका, बड़ा होता है एज कंपेयर टू नॉमिनल डाया। ठीक है, ये सर ऐसा क्यों, 1.0 mm रिवेट डायामीटर अप टू 12 mm, नहीं सर, देखिएगा ग्रॉस डाया, तो इसके लिए मैंने बताया था अभी आपको कि इफ मेरे पास क्या हो सर, अगर हमारे पास डाया ऑफ होल या डाया ऑफ रिवेट बोल देते हैं, डाया ऑफ रिवेट बोले तो नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया, अगर नॉमिनल डाया लेस देन इक्वल टू 25 mm हो या फिर ग्रेटर देन 25 mm हो, तो उस कंडीशंस में हमारा क्लियर डाया कितना हो जाएगा सर, उस समय हमारा हो जाएगा होल डाया हो जाएगा आपके पास, कितनी क्लियरेंस देंगे सर, प्लस 1.5 mm की क्लियरेंस देंगे, प्लस 2.0 mm की क्लियरेंस देंगे। तो अगर मैं बात करता हूं कंडीशंस की, तो इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में जो मेरा डी नोट आएगा वो आ जाएगा सर डाया ऑफ होल प्लस 1.5 mm, और अगर मैं बात करता हूं सेकंड के रिस्पेक्ट में मोर देन, तो डी नॉट इज इक्वल टू डी प्लस 2.0 mm। तो मेरे पास ये आ गया है। तो देखिएगा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, बिल्कुल यहाँ पे मैंने ये बता दिया है सब आपको कि ये कब होगा सर और ये वाला कब होगा। तो पहली कंडीशंस बोली है कि 1 mm तब होगा जब डाया अप टू 12 mm, नहीं सर अगर 25 mm तक होगा, तो पहली स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हो गई है। तो इसको ये आपका सर फॉल्स हो गई है, ऐसा नहीं है। 1 कब आएगा आपका, ये तो हम किस में देते हैं, बोल्ट के केस में देते हैं, ठीक है, और अप टू 12 नहीं है। इसको अगर मैं लिखूंगा सर, ये फॉल्स है तो फॉल्स ही है भाई, अभी हमने रिविट की बात कर रहा है तो ये फॉल्स हो गई है।
सेकंड देखते हैं कि 1.5 mm रिवेट डायमीटर एक्सीडिंग 25 mm, नहीं सर, ये भी सर आपके पास क्या हो गई है सर, फॉल्स हो गई है सर, नहीं। अगर 25 से एक्सीड करेगा तो उस कंडीशन में हम कितनी क्लियरेंस देंगे सर, 2 की देंगे। थर्ड बोल रहा है 2 mm फॉर रिवेट डायमीटर ओवर 25 mm, बिल्कुल, अगर 25 मीटर से ज्यादा डाया है तो उसमें हम कितनी क्लियरेंस देंगे सर, 2 mm। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, सी स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। नन ऑफ दिस ऑप्शन हो नहीं सकता, तो एक ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो गया है स्टूडेंट, वो आपके पास कौन सा हो गया है सर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। देखिएगा क्वेश्चंस का पूरा पोस्टमार्टम हमने अच्छे से कर दिया है, आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, और जब गलतियां नहीं होनी चाहिए तो कंसेप्ट सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है कि नेट शेयर एरिया ऑफ 20 mm बोल्ट, आपको क्या निकालना है, नेट शेयर एरिया निकालना है। नेट शेयर एरिया बोल्ट निकालना आपको ए एन बी, तो इसके लिए फॉर्मूला है, आप सभी जानते हैं फॉर्मूला, बोल्ट 0.78 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। कुछ इसी तरह से फॉर्मूला है आपके पास, हम पहले भी ये फॉर्मूले कर चुके हैं, तभी मैं आपको बार बार ये फॉर्मूले बता रहा हूँ, गलती मत करना। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इसको जब निकलेंगे तो 0.78 इंटू पाई बाई 4 को करेंगे तो 0.7854 आएगा, डी स्क्वायर देखेंगे तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 20 दिया है। तो कीजिएगा 0.78 इंटू 0.7854 मल्टीप्लाई बाय 400, कितना आया सर आपके पास, 245। तो यहाँ से आ जाएगा 245.04 mm स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। यानी कि हमारे पास अगर मैं ए एन बी की बात करता हूं तो ये मेरे पास कितना आया सर, 245 mm स्क्वायर आ गया है। तो इसी को आप क्या कर लीजिएगा सर, अंडरलाइन, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सर वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप फार्मूले पे भी फोकस करेंगे, ठीक है, फॉर्मूले इजी है, ज्यादा टफ फॉर्मूले नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या बोला है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल जॉइंट इज सक्सेसिव अकर्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लैप जॉइंट बोलेंगे, बट जॉइंट बोलेंगे, डाउल जॉइंट्स बोलेंगे या टेबल जॉइंट। तो उसको सर देखिएगा, बट जॉइंट तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एक प्लेट को दूसरी प्लेट के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे मैंने इसको एक सिंगल कवर प्लेट भी लगा दिया है, और इसको मैं किससे कनेक्ट कर सकता हूँ, बोल्ट से भी कनेक्ट कर सकता हूँ और रिवेट से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ये आ गया आपके पास, ये क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूं भाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास कौन सी प्लेट है, मेन प्लेट है, मेन प्लेट है। ये भी कौन सी है सर, आपका एमपी, एमपी बोले तो मेन प्लेट। ये कौन सी है सर, कवर प्लेट। यहाँ पे ज्वाइंट कौन सा लगाया गया है सर आपने, बट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, देखिएगा एक सिंगल कवर है तो पहले आएगा आपके पास सिंगल, सिंगल जिससे आपने ज्वाइंट किया है, रिविट से किया है तो सिंगल रिविटेड, सिंगल रिविटेड बट ज्वाइंट, सिंगल रिविटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट, सिंगल कवर बट ज्वाइंट, कुछ इस तरह से होगा आपके पास, बिल्कुल सही। अगर मैं दोनों तरफ लगाऊंगा तो डबल, और अगर डबल रिविट हुआ तो डबल रिविट बोलेंगे, अगर आपके पास सिंगल कवर की जगह डबल कवर हुआ तो आप डबल कवर लाएंगे। ये आपको पढ़ना आना चाहिए, बहुत बारी ये क्या होता है आपके, जब आप कॉलेज पढ़ रहे होते हैं तो प्लेसमेंट में इस तरह के सवाल बनते हैं। ये तो आपका बट ज्वाइंट हो गया, बट ज्वाइंट के बाद आता है आपका लैप ज्वाइंट्स। लैप ज्वाइंट्स में क्या किया जाता है, एक प्लेट को दूसरी प्लेट के साथ ओवरलैप किया जाता है, ये देखिएगा। अब जब ओवरलैप करेंगे तो इसको जब ज्वाइंट किया जाता है, वो आपके पास बोल्ट, नट बोल्ट किसी से भी, किसी रिविट से भी कर सकते हैं और बोल्ट से भी। सपोज करो हमने बोल्ट से कर दिया है तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको अगर मैं ज्वाइंट की बात करता हूं तो ये कौन सा हुआ सर आपके पास, लैप ज्वाइंट। कौन सा हुआ सर, ये आपके पास लैप ज्वाइंट दिया हमने, बट ये आपके पास क्या हुआ, सिंगल लैप ज्वाइंट, क्लियर है। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल जॉइंट इन सक्सेसिव कोर्स, तो उसको बोला जाएगा सर आपके पास लैप जॉइंट बोला जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि इफ पिच इज 6 सेंटीमीटर, देखिएगा पिच दे दिया गया है आपके पास, स्मॉल पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे दिया है। रिविट वैल्यू आर वी आपके पास कितनी दे दी है, 6 टन दे दिया गया है।
आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ रिविट इज रिक्वायर्ड, आपको निकालना है नंबर ऑफ रिविट निकालना है। आगे क्या बोला है, कनेक्शन कैरिंग एन इसेंट्रिसिटी लोड ऑफ 15 टन, पी दे दिया आपके पास कितना 15 टन दे दिया गया है, और इसेंट्रिसिटी कितनी दे दी है सर मेरे पास 30 सेंटीमीटर दे दी गई है फ्रॉम द सेंटर लाइन। तो देखिएगा इसके लिए आप एक डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं, बट यहाँ पे आपके पास प्लेन एट शेयरिंग क्या होगा, प्लेन एट शेयरिंग का बोले तो एल, तो प्लेन एट शेयरिंग आपके पास गिवन नहीं है, तो आपने कितना लेना है 2 लेना है, प्लेन एट शेयरिंग, एल का मतलब है प्लेन एट शेयरिंग। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, किसका, नंबर ऑफ रिविट्स का। तो नंबर ऑफ रिविट्स जब हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास सर रूट 6m डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास एल पिच हो गया पी आर वी हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, मोमेंट के लिए आपके पास लोड भी दिया गया है और इसेंट्रिसिटी भी दिया है, तो 6 इंटू एम मोमेंट निकालना है तो P इंटू ई, तो ये हो जाएगा आपके पास P इंटू ए हो जाएगा। डिवाइड बाय करेंगे आप, तो डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा आपके पास L पिच है आपके पास इंटू आर वी, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन जाता है फाइनल। क्लियर है। अब तो आपने कुछ नहीं करना है, सारी की सारी वैल्यूज पुट करना है, तो आपके पास क्या जाएगा सर, नंबर ऑफ रिविट निकल के आ जाएगा। तो एन की जगह देखिएगा यहाँ पे 6, तो 6 करेंगे मल्टीप्लाई बाय पी कितना दिया गया है, पी सर मेरे पास 15 टन दिया गया है, तो 15 टन मल्टीप्लाई बाय इसेंट्रिसिटी कितनी दी है सर 30 सेंटीमीटर दे दी गई आपके पास। क्लियर है। डिवाइडेड बाय एल कितना दिया गया, नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन कितना है सर मेरे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाय अब हमारे पास पिच कितना दे दिया है सर 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इंटू आरवी क्या है, रिविट वैल्यू 6 टन नहीं है भाई, रिविट वैल्यू है आपके पास 4 टन, कितनी दे दी गई है 4 टन, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा सर 4 टन, जो कैंसिल करेंगे टी से टी कैंसिल हुआ आपके पास, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, तो यहाँ से जब इसको कैंसिल करेंगे काटने की कोशिश कीजिएगा, 6 से 6 उड़ा दिया सर हमने, ठीक है, 2 से 15 गया ऊपर, तो 15 कितना आ गया सर मेरे पास, ये 225 आ गया है, 225 डिवाइडेड बाय क्या बचा आपके पास 4 बचा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 15/2 करेंगे तो 7.5, यानी कि जो नंबर ऑफ रिविट आ जाएगा आपके पास वो 7.5, यानी कि अप्रोक्स 8 रिविट आ जाएंगे, कम हम कर नहीं सकते, तो आपका जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर वो आपके पास कितना हो गया है सर 8 इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है कि 10 mm थिक प्लेट इज जॉइंटेड विद 12 mm थिक प्लेट, दो प्लेट दे दी गई है, थिकनेस ऑफ प्लेट आपके पास एक 10 mm दे दिया गया है और एक आपके पास 12 mm दिया गया। तो यहाँ से अगर मैं थिक्स ऑफ थिनर प्लेट करूँ, लीस्ट करना आपने, तो टी कितना कंसीडर करना है 10 mm करना है। नेक्स्ट क्या बोला है, यूजिंग ए लेफ्ट जॉइंट 18 मीटर ऑफ डायामीटर, रिविट का डाया दिया है, डायामीटर ऑफ रिविट आपके पास 18 mm, तो होल डाया निकाल सकते हैं सर 18 प्लस 1.5 mm, तो कितना हो जाएगा सर आपके पास 19.5 mm। अगर हमारे पास रिविट डाया 25 mm से छोटा हो और 25 हो, तो उस कंडीशन में आपको कितना क्लियरेंस रहना 1.5 mm। तो यहाँ से मेरे दो फंडे क्लियर हुए, एक सर मेरे पास टी क्लियर हुआ और दूसरा मेरे पास होल डाया क्लियर हुआ। एस्टिमेट द रिविट वैल्यू, आपको निकालनी है रिविट वैल्यू व्हेन परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ रिविट इन शियर, सिग्मा एस या टाउ एस दिया गया है सर कितना आपके पास 80 मेगा पास्कल, 80 मेगा है, टाउ बी आर वो दिया है 250 मेगा पास्कल। क्लियर है, बिल्कुल ये दिया गया है। शेयर एंड बेरिंग आर 250 मेगा पास्कल रिस्पेक्टिवली एंड प्लेट बेरिंग इज 250 मेगा पास्कल, बिल्कुल सही। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एस्टिमेट द रिविट वैल्यू। तो रिविट वैल्यू क्या होती है सर आपके पास, सिंपल सवाल है, जहां इतना टफ सवाल नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि सर हम इसको नहीं कर सकते। रिविट वैल्यू क्या होता है सर ये मिनिमम होता है, किस का होता है सर, ये सर मेरा शेयरिंग का मिनिमम होता है और आपके पास बेरिंग का। तो शेयर निकाल सकते हैं आप यहाँ पर, बिल्कुल सर, शेयर हो जाएगा सर पाई/4 डी स्क्वायर इंटू टाउ वी, शेयर्स के लिए है तो टाउ एस कर देंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो आंसर निकालो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे दिखेगा पाई/4, अब दिखेगा डी नॉट कर देते हैं, ठीक है, पाई/4 डी नॉट कितना है सर आपके पास 19.5 का स्क्वायर
इंटू टाउ एस 80। सॉल्व करो जरा इसको, कितना है आपके पास। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 0.7854 मल्टीप्लाई बाय 19.5 इंटू 19.5, तो आपके पास क्या आया मल्टीप्लाई बाय 80, कितना आया सर आपके पास 23891। ये न्यूटन में आया, डिवाइड बाय 1000 कर दीजिएगा इसको, तो कितना आएगा 23.89 किलो न्यूटन, 23.89 किलो न्यूटन। ये आ गया आपके पास, शेयर आ गया है। अब आप बेरिंग निकालिएगा, पी भी निकालिएगा। तो बेरिंग के लिए भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगा सर डी नॉट इंटू टी इंटू बी आर, ठीक है। तो डी नॉट कितना है सर आपके पास 19.5 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। अब देखिएगा 10 और 12 में से लिस्ट क्या है सर 10 है, इंटू आपके पास 250। सॉल्व कीजिएगा जरा आपके पास, तो ये हो जाएगा 19.5 इंटू 10 इंटू 250, कितना आ गया सर आपके पास 48750। डिवाइड बाय 1000 कीजिएगा, तो डिवाइड बाय 1000 किया तो 48.75, तो 48.75 किलो न्यूटन। तो यहाँ से अगर मैं बात करूंगा आपके पास शेयरिंग भी निकल के आ गया सर, कितना सर ये आया है 23.89 किलो न्यूटन आ गया यहाँ पर, ठीक है। और बेरिंग कितना आया सर हमारे पास 48.75 किलो न्यूटन आ गया है। तो लिस्ट क्या रहेगा यहाँ पर रिविट वैल्यू, तो लिस्ट जो रहेगा सर आपके पास वो रहेगा 23.89 किलो न्यूटन। क्लियर है। तो सबसे पहले तो आपने जो कैलकुलेट किया है उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपने शेयर बताया, शेयर के बाद आपने सर बेयर बताया, फिर बाद में आपने उनकी रिविट वैल्यू चेक की। रिविट वैल्यू मिनिमम होता है शेयरिंग और बेयरिंग का। तो अगर ऑप्शन देखे 23.9 और यहाँ पे आपके पास 23.9, तो आपका ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द डायमीटर ऑफ रिविट कनेक्टिंग प्लेट थिकनेस 16 mm गिवन बाय अनिवियंस फॉर्मूला। अब देखिएगा इफ अगर मेरे पास थिकनेस किस में दे दी गई है सेंटीमीटर में दी गई है, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा डी का, तो ये हो जाएगा सर 1.91 रूट टी हो जाएगा। और अगर इफ हमारे पास टी किस में दिया गया है mm में दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर 1.91 की जगह 6.01 रूट टी हो जाएगा। तो 6.01 रूट टी कितना दिया गया 16 mm दिया गया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6.01 इंटू आपके पास 4, ठीक है। तो सॉल्व करो जरा इसको, डायरेक्ट भी कर सकते हैं 6.01 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 24, तो ये हो जाएगा 24.04 mm। यानी कि हम बात करेंगे कि जो हमारे पास डायामीटर ऑफ रिविट रहेगा वो कितना रह जाएगा सर आपके पास 24 mm रह जाएगा। तो बहुत अच्छा। अगर आपका सेंटीमीटर में दिया होता तो ये फॉर्मूला लगाना है, mm में दिया तो ये फॉर्मूला, और जब mm में दिया था तो डाया आपके पास आ गया सर कितना 24 mm आ गया है। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट लैप जॉइंट इज इक्वल टू। शेयरिंग स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम PS बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम बेरिंग की। तो अगर मैं इन दोनों ही पैरामीटर्स की बात करता हूं तो यहां से क्या निकाल सकते हैं हम मिनिमम, आपके इन दोनों का मिनिमम होगा तो हम निकाल सकते हैं आपके पास रिविट वैल्यू, ठीक है। और टेयरिंग किस में फेल होता है आपकी प्लेट में। तो अब इसका आंसर क्या होगा सर आपके पास डी, लीस्ट 1 2 एंड 3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 का डी हो गया है। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। देखिएगा ये सवाल भी बहुत इजी है कि व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड M 8.8। तो ग्रेड M.8 की आपको स्ट्रेंथ बताना है, M 8.8। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके पास क्या होगा, ये फर्स्ट डिजिट है इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना, 8 इंटू 100 करना है। और जो सेकंड डिजिट है जो इसको मल्टीप्लाई करके आया, इसको मल्टीप्लाई करके आया सर हमारे पास कितना 800 मेगा पास्कल आया है। तो इसको आपको 0.8 से मल्टीप्लाई करना है फिर, तो यहाँ पर आपको फिर ये 0.8 मल्टीप्लाई बाय 800, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 640 मेगा पास्कल आ जाएगा। तो ये आपके पास 800 मेगा पास्कल। अब सर ये 800 मेगा पास्कल आया क्या है, ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और ये 640 क्या है आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ
बोल्ट आ गई है। तो आपसे पूछा ही क्या था, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के लिए आपके पास 640। अब देखिएगा कोई भी ग्रेड दे दिया जाएगा आपके पास, जैसे यहाँ पर मैंने M4.6 आपके पास दिया था, तो जो ये वाला 4 है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 400 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 400 मेगा पास्कल आ जाएगा। अब ये जो 400 मेगा पास्कल है इसको 0.6 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पॉइंट चुका 24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 240 मेगा पास्कल आ जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ दिस 400 मेगा पास्कल को आया सर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आया, और 240 आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आ गया है। तो ये बहुत जल्द शॉर्टकट आप देख सकते हैं, राइट आंसर इसका ए हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रिवेट रजिस्ट, कि जो आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रिवेट है वो किसको रजिस्ट करता है, क्लियर है सर, आपके शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट करता है टेंसाइल। जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रिवेट होता है वो हमारे शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट करता है, क्लियर है, किसको रजिस्ट करता है सर, शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि एक फैक्टर इसेंट्रिक फोर्स, आपके पास फोर्स दे दिया गया है, फोर्स कितना दे दिया है सर, मेरे पास 240 किलो न्यूटन दे दिया गया है। आगे क्या बोला गया है उसने सर, आगे बोला गया है ब्रैकेट कनेक्शन सब्जेक्टेड टू मूवमेंट पैरेलल टू द प्लेन जॉइंट एज्यूमिंग द नंबर ऑफ रिवेट, नंबर ऑफ रिवेट भी आपके पास कितने दे दिया है, 8 दे दिया है। एज्यूमिंग द या द शेयर फोर्स टू बी कंसीडर ईच ऑफ द बोल्ट, आपको क्या निकालना है, शेयर फोर्स निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके पास रिवेट वैल्यू होती है, रिवेट वैल्यू क्या होती है सर मेरे पास, ये सर मिनिमम रहती है किस किस का, आपके पास शेयरिंग का और आपके पास सर बेरिंग का, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ रिवेट, तो नंबर रिवेट क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू हो जाता है, और रिवेट वैल्यू आप सभी जानते हैं सर ये मिनिमम होता है किस किस का, सर आपका शेयरिंग का और बेरिंग का। मुझे तो शेयरिंग के रिस्पेक्ट में निकालना है भाई, तो जब शेयरिंग के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो मेरे पास जो एन हो जाएगा वो सर हो जाएगा आपके पास फोर्स डिवाइडेड बाय रिवेट वैल्यू, और रिवेट वैल्यू भी किसकी आ जाएगी सर, आपकी शेयरिंग की। अब जब शेयरिंग की आएगी तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पी एस लिख दूंगा, क्या लिख देंगे सर यहाँ पर हम, पी एस, एक सेकेंड, शेयरिंग के रिस्पेक्ट में बोली है तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा सर पी एस हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो मुझे पी एस जब फाइंड आउट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ बाई एन हो जाएगा, यस सर। तो एफ कितना है सर मेरे पास, 240 किलो न्यूटन का है, और अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ रिवेट, तो नंबर ऑफ रिवेट्स मेरे पास कितने हैं, 8। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 किलो न्यूटन। तो कितना शेयर रजिस्ट कर रहा हो हमारे पास, वो 30 किलो न्यूटन का शेयर रजिस्ट कर रहा है, क्लियर है। मिनिमम वैल्यू लेनी है, टोटल फोर्स कितना था, 200, 240 में से 30 किलो न्यूटन कौन रजिस्ट कर रहा है, आपका सर शेयर रजिस्ट कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं बेरिंग, तो रिमेनिंग आपका बेरिंग का होगा, तो बेरिंग कितना रजिस्ट कर रही है सर हमारे पास, 210 किलो न्यूटन का रजिस्ट करेगी, ठीक है। तो आपको तो निकालना क्या था सर, शेयर फोर्स टू बी कंसीडर, तो शेयर फोर्स कितना आएगा आपके पास, 30 किलो न्यूटन आएगा, क्लियर है कि 240 में से 30 किलो न्यूटन कौन रजिस्ट कर रहा है, आपका शेयर रजिस्ट कर रहा है, और बेरिंग कितना रजिस्ट कर रहा है, 210। अब बेरिंग किसकी, ठीक है सर, ये भी आप देख सकते हैं आपके प्लेट और रिवेट के, क्लियर है। तो यहां से हमारे क्वेश्चंस भी सही हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सी है। पहला बोला है कि स्ट्रेस प्लेट इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल सर, हम क्या पढ़ते हैं जब हम रिवेट और बोल्ट के जंक्शंस की स्टडी करते हैं तो ये सब वही तो है, रिवेट्स आर एज्यूम्ड टू बी स्ट्रेस इक्वली, बिल्कुल सही, ट्रू है। बेयरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन प्लेट एंड रिवेट्स, बिल्कुल सर ट्रू है। और अगर हम बात करते हैं फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज टू बी कंसीडर, नहीं सर, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज टू बी कंसीडर की जगह क्या होना चाहिए सर आपका, नॉट कंसीडर, इज नॉट, नॉट कंसीडर, नॉट कंसीडर, या फिर हम क्या लिख सकते थे, नेग्लेक्टेड लिख सकते थे, क्योंकि जो भी आपका फ्रिक्शन रहता है प्लेट और किस किस के बीच में सर, प्लेट और रिवेट के बीच में, उनको हम क्या मानते हैं सर, नेग्लेक्ट मानते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। गलत पूछी थी आपसे, गलती बतानी थी, इनकरेक्ट बतानी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि एफिशिएंसी ऑफ द रिवेट जॉइंट इज इक्वल टू, एफिशिएंसी क्या होती है आपके पास, मैं पहले बता चुका हूं आपके पास, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा,
क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि एज पर IS 800 1984 व्हाट इज द एक्सियल टेंशन फॉर माइल्ड स्टील पावर ड्रिवन रिवेट। देखिएगा यहाँ पे हम कुछ बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फास्टनर की, किसकी बात की जा रही है, टाइप्स ऑफ फास्टनर की बात की जा रही है। तो टाइप्स ऑफ फास्टनर्स में क्या है आपके पास, पावर ड्रिवन रिवेट है, पावर ड्रिवन रिवेट PDR। अब पावर ड्रिवन रिवेट्स में भी आपके दो केसेस बनते हैं, कौन कौन से केसेस बनते हैं, दो, ठीक है। एक बनता है शॉप ड्रिवन रिविट बनता है और एक बनता है आपके पास फील्ड ड्रिवन रिविट बनता है। पीडीआर का मतलब हो गया है पावर ड्रिवन रिविट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पीडीआर हो गया आपके पास पावर ड्रिवन रिविट हो गया है। और अगर हम बात करते हैं पावर ड्रिवन के दो केस बनेंगे, एसडीआर शॉप ड्रिवन रिविट और एफडीआर फील्ड ड्रिवन रिविट। इसकी वैल्यू एक्सियल के केस में क्या होगी आपको ये बतानी है, ठीक है। एक्सियल के केस में तीन केस बनेंगे इसके, एक्सियल, शेयर और आपके पास बियरिंग। देखिएगा तो शॉप ड्रिवन डिविट की जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास 100 मेगा पास्कल रहेगी, शेयर में भी आपका 100 मेगा पास्कल रहेगी और बेयरिंग में हो जाएगी 3 गुना यानी कि 300 मेगा पास्कल। फील्ड ड्रिवन डिविट की बात करते हैं तो इसका 10% कम कर देना है तो 90 मेगा पास्कल, ठीक है। यहाँ पे भी 90 मेगा पास्कल और ये हो जाएगी सर आपके पास 3 गुना 270 मेगा पास्कल, 270 मेगा पास्कल। क्लियर है। अब आता है पावर ड्रिवन के बाद एक और फास्टनर आता है आपके पास, सेकंड हैंड ड्रिवन रिविट, ठीक है। हैंड ड्रिवन रिविट में अब आपको देखना है तो हैंड ड्रिवन रिविट में जो रहेगी आपके पास वो कितनी रहेगी सर, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 80 मेगा पास्कल रहेगी आपके पास, यहाँ पे भी 80 मेगा पास्कल रहेगी और 80 का 3 गुना कितना होता है 240 होता है, बट यहाँ पे वैल्यू कितनी लेनी है आपको 250 मेगा पास्कल लेनी है। तो सारा का सारा ये जो टेबुलर फॉर्म था वो मैंने आपको बता दिया है। टाइप्स ऑफ फास्टनर पता चले सर, एक होता है पावर ड्रिवन रिवेट और दूसरा होता है हैंड ड्रिवन रिवेट। उसके बाद हमने देखा सर कि किस किस के लिए देखना है, शॉप ड्रिवन रिवेट भी हो सकता है पावर ड्रिवन रिवेट में और फील्ड ड्रिवन भी हो सकता है। तो एक्सियल में देखा, शेयर में देखी हमने वैल्यू और आपके पास बेयरिंग में देखी, क्लियर है। उसके बाद आता है सर आपके फील्ड ड्रिवन में भी देखी और सेकंड आता है हैंड ड्रिवन रिवेट। उसने किसकी पूछी है, पावर ड्रिवन रिवेट की पूछी है एक्सियल टेंशन, पावर ड्रिवन रिवेट की पूछी है एक्सियल टेंशन। तो एक्सियल टेंशन में 100 होगी या आपके पास 90 होगी, बट ये नहीं बताया कि शॉप ड्रिवन रिवेट है या फील्ड ड्रिवन। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो गया वो 100 मेगा पास्कल, यानी कि उसने किसकी बात की है, शॉप ड्रिवन रिवेट। अब माइल्ड स्टील पावर ड्रिवन बोला है तो माइल्ड स्टील पावर ड्रिवन कहाँ बनाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है आपका साइट पे तो नहीं प्रिपेयर किया जाता है, कहाँ पे सर, आपके शॉप में या आपके लैब में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कि ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, ग्रॉस डाया दे दिया है यानी कि डी नॉट आपके पास दे दिया गया है 23.5 mm। व्हाट वुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ डबल शेयर बोले तो एन दे दिया आपके पास 2। द वर्किंग स्ट्रेस, लोड दे दिया है, क्या दे दिया गया सर हमारे पास, टेक ए वर्किंग स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस दे दी गई आपके पास, ठीक है। टाउ वी एफ दे दिया है 100 मेगा पास्कल। निकालना क्या है आपको निकालना है डबल शेयर, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है आपको, तो कीजिएगा जरा PS, तो यह 2n इंटू फॉर्मूला बनेगा n इंटू पाई बाई 4 डी नॉट का स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ। क्लियर है। तो देखिएगा n कितना है 2 है, पाई बाई 4 को पाई बाई 4 रहने दो, डी नॉट 23.5 का स्क्वायर इंटू 100। सॉल्व कीजिएगा जरा इसको कितना आता है, तो यहाँ से जब सॉल्व किया 2 इंटू 0.7854 मल्टीप्लाई बाय 23.5 इंटू 23.5 इंटू 100, वैल्यू आई है न्यूटन में, डिवाइड बाय 1000 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा सर 86.74 किलो न्यूटन। तो जो PS आ जाएगा वो हमारे पास 86.74 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा, टाउ वी एफ दिया हुआ था, डी नॉट दिया हुआ था और आपके पास n दिया हुआ था। आपने फॉर्मूला लगाया n इंटू पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ और आपके पास ये निकल गया शेयर 86.74 यानी कि C इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है कि इन टेंशन स्प्लाइसेस द मेंबर ऑफ रिवेट कैरिंग कैलकुलेटेड शेयर स्ट्रेस थ्रू ए पेकिंग ग्रेटर देन 6 mm। पेकिंग बोल रहा है, पेकिंग बोला थिकनेस ऑफ पेकिंग प्लेट TPKG,
क्या है, ग्रेटर देन 6 mm है, is to be increased by 2.5% for each 2 mm thickness of taking, 2 mm thickness of packing। और अगर आपके पास थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट क्या कर दी जाए, ग्रेटर देन 6K हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पैकिंग फैक्टर यूज करेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक पैकिंग फैक्टर कंसीडर करेंगे, पैकिंग फैक्टर कंसीडर्ड। ठीक है, अब जब पैकिंग फैक्टर कंसीडर करेंगे जिसको हम बीटा पी के बोलते हैं, बीटा पी के, तो ये क्या हो जाएगा सर हमारे पास, बीटा पी के 1 माइनस 0.125 टी पी के, तो ये फैक्टर्स आप यूज करेंगे। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपके पास 2 mm हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है कि फाइंड द एरिया, आपको एरिया फाइंड आउट करना है भाई, सिंपल सवाल है। जहां पे आपके पास शेयर स्ट्रेस दिया गया है कितना, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास लोड कितना दिया गया है, P कितना दे दिया है, 55 किलो न्यूटन दे दिया है। तो आपको इसको न्यूटन में बनाना है, तो ये क्या बन जाएगा सर हमारे पास 55 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो देखिएगा सॉल्व कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपके शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू P/A। ठीक है, P/A सॉरी यही होगा आपके पास, तो एरिया फाइंड आउट करना है आपने, तो हो जाएगा P/शार स्ट्रेस। स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा मेरे पास, स्ट्रेस कितना, लोड कितना है 55, तो 55 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना करना है सर आपको पास, शेयर स्ट्रेस, तो 150 न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, mm स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। 55 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय क्या कीजिएगा 150, तो आपके पास कितना आ जाएगा 366 समथिंग आ जाएगा, 366.67 mm स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कितना आया सर आप देख सकते हैं, तो आपका ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, सिंपल सवाल है, ज्यादा टफ सवाल नहीं था, आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट ऑफ बोल्टेड कनेक्शन इज 620। स्ट्रेंथ दे दी गई है आपके पास, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 620 नहीं भाई, 620 किलो न्यूटन दे दिया गया। द साइज ऑफ प्लेट मतलब पी दे दिया गया आपके पास 180 mm दे दिया गया है। विड्थ 185 mm विड्थ, मतलब इसको पी भी मान सकते हैं, डब्ल्यू भी मान सकते हैं, या आप डब्ल्यू लिख दीजिएगा, पी लिख दीजिएगा। ठीक है, और आगे क्या बोला है, तो थिकनेस, थिकनेस कितनी दे दी है 20 mm दे दी गई है, 20 mm। इफ द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दे दिया गया आपके पास, ठीक है, तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी हम लिख सकते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दे दिया गया है सिग्मा टी, आपके पास 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो क्या है, आप यहाँ से देखिएगा प्लेट की आपके पास विड्थ भी दी गई है, तो P मत लिखो, इसको B लिख देते हैं, विड्थ दे दिया, विड्थ भी दे दी है, थिकनेस भी दे दी गई है, तो क्या आप यहाँ से सॉलिड प्लेट की निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट फाइंड आउट कर सकते हैं, यस सर। तो यहाँ से अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट मेरे पास क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 180 गुना 180, थिकनेस कितनी दी गई है सर 20 दी गई है, इनटू आपके पास 250, यहाँ से निकाल सकते हैं। आगे क्या बोला उसने, एंड पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1.1, और पार्शियली सेफ्टी फैक्टर भी दे दिया है उन्होंने, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1.10 दे दिया गया है। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट निकालना है आपको, तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट मतलब आपको ईटा निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट करेंगे हम, जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपके पास, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, क्या करेंगे हम सर, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट into 100,
ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितनी है सर मेरे पास 620 किलो न्यूटन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट सर 180 20 इंटू कितना है सर 250 इंटू 100, कुछ इसी तरह से है। तो निकालिएगा जरा कितनी आई आपके पास, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 620 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 20 इंटू 250, यही है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 100। देखिएगा किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन से आप इसको क्या बना दीजिएगा, न्यूटन बना दीजिएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ से जो आ जाएगा वो 68.88% आया है। बट यहाँ पे विद पार्शियली सेफ्टी फैक्टर नहीं है, आपका विदाउट पार्शियली सेफ्टी फैक्टर है, तो विद पार्शियली सेफ्टी फैक्टर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 68.8 को विद 1.10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1.10, तो यहाँ से कितनी आई सर 62.62%, तो 62.62% आ जाएगी। तो देखिएगा 62.62% है, 62.62 कुछ यही आ रही है, बिल्कुल सर आ तो यही रही होगी, 88 है तो इसको हम 89 कर देते हैं, डेसिमल का 2 डिजिट सही कर लेते हैं 89, तो इसको भी हम सर 89 कर देते हैं भाई, 89 1.10, तब देखते हैं 68.89 डिवाइडेड बाय 1.1 62.62, यानी कि 62.62 मतलब आपके पास अप्रॉक्स जो आंसर आएगा वो आपके पास बी के आसपास आंसर आएगा भाई, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है, विदाउट पार्शियली सेफ्टी फैक्टर भी कंसीडर कर दिया है, और यहाँ पे भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है, एज पर IS 800 1984 स्पेसिफिकेशन, तो जब हम 1984 जब ओल्ड कोड की स्टडी करते थे ना, तो उस कंडीशंस में हमारे पास रिविट और बोल्ट की स्पेसिफिकेशन सिमिलर दी गई थी, कितनी दी गई थी वो आप सभी भी जानते हैं कि अगर डाया ऑफ नॉमिनल डाया, अगर मेरे पास नॉमिनल डाया क्या हो लेस देन इक्वल टू 25 mm हो, तो उस कंडीशंस में हमारे पास कितनी क्लियरेंस प्रोवाइड की जाती थी, ये मैंने अभी बताया था, तो सर क्लियरेंस प्रोवाइड की जाती थी प्लस 1.5 mm की, और अगर सर ग्रेटर देन 25 mm हो तो कितनी क्लियरेंस प्रोवाइड की जाती है सर आपके पास 2.0 mm, 2.0 mm, क्लियर है, ये था। और अगर हम बात करते हैं बोल्ट की, जो न्यू आई है बोल्ट की, ये तो रिविट की है बोल्ट की, कि इफ नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, नॉमिनल डाया आपके पास क्या हो सर 12 से 14 mm के बीच में हो, तो हमें कितनी क्लियरेंस देनी है, तो हमें क्लियरेंस देनी है प्लस 1 mm की, और अगर सर 16 से 24 mm हो तो कितनी क्लियरेंस देनी है सर प्लस 2 mm क्लियरेंस देनी है, मोर देन 24 mm हो तो कितनी क्लियरेंस देनी है सर प्लस 3 mm की क्लियरेंस देनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास किसके लिए था सर, रिविट के लिए था, और ये मेरे पास किसके लिए था सर, आपका बोल्ट के लिए था, ठीक है। तो सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ से पहले से ही पता होनी चाहिए नॉमिनल डाया की, ठीक है। अब तो इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि आपने इस क्वेश्चंस को रटे लिया होगा भाई, ठीक है। तो पहला बोला है नॉमिनल डायामीटर प्लस 2, बट यहाँ पे ये भी देखिएगा कि जब आपका बोल्ट क्या हो, बोल्ट इज लेस देन और इक्वल टू 25 mm हो, इज लेस देन और इक्वल टू 25 mm, तो देखिएगा बोल्ट के केस में तो आप 24 mm से छोटा लेना है, बट यहाँ तो 25 बोल रहा है, तो ये जो कंडीशन जो सेटिस्फाई होगी बोल्ट की नहीं हो रही है, यहाँ पे रिविट वाली होगी, क्योंकि ये आपका न्यू लेटेस्ट कोड है, उसने ओल्ड कोड स्टडी किया होगा। अगर लेस देन इक्वल टू 25 है तो आपका प्लस 1 mm का हम देंगे, तो देखिएगा लेस देन और इक्वल टू है तो आपका प्लस 1 mm, ठीक है, ओल्ड कोड के मुताबिक है। बट अगर बोल्ट की देखते हैं हम तो एग्जैक्ट आपके पास ये वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, रिवर ड्रिवन एट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इज नोन एज, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसका बोला जाता है कोल्ड ड्रिवन फील्ड रिविट, उसको क्या बोला जाता है, कोल्ड ड्रिवन फील्ड रिविट बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए कोल्ड ड्रिवन फील्ड रिविट कहाँ पे आपके पास, ऑप्शन सी है, यानी कि जो कि आपका साइट पे प्रिपेयर किया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ रिविट फ्रॉम द एंड ऑफ प्लेट, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं मिनिमम एंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस बोलते हैं भाई,
द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर रिवीट फ्रॉम द एंड ऑफ प्लेट, एंड ऑफ प्लेट, तो उसको क्या बोलेंगे सर? नन ऑफ दिस। यहाँ पे कोई ऑप्शन भी मैच ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, इस सेशंस के अंदर जितने भी सवाल किए हैं उन सभी सवालों का जवाब हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है डियर। अब मिलते हैं अब आपको नए सेशन में, तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए डियर।